Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम एप्लीकेशन कंट्रोल हमने कंप्लीट कर लिया था और हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल. इन केस ऑफ एनी फीडबैक और इन केस यू आर इन एंड अराउंड दिल्ली, यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9899123008. सो नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी को में क्या कंट्रोल्स लगने चाहिए और उनका हम क्या ऑडिट करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हम ये देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या कंट्रोल्स लगे हैं, क्या रिस्क हैं, क्या काउंटर मेजर्स होने चाहिए. और एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसको कैसा ऑडिट करेंगे, ये इस चैप्टर से पता चलेगा. तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम एक हल्का फुल्का हमारी स्टडी में एक इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने ये बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उस क्या क्या कंट्रोल्स लगानी चाहिए इस सिक्योरिटी में, और फिर फाइनली उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स का ऑडिट करेंगे. तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. यानी तीन चीज़ें हैं. पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ब्रॉडली हमें समझाने की कोशिश की गई है स्टडी में. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक नेटवर्क सिक्योरिटी में, और जिसके बारे में मोस्टली हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे स्पूफिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने दी और फिर बाद में वो कंट्रोल्स की बात करते हैं. तो हमारी स्टडी में सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. इंट्रोडक्शन में हमारी स्टडी बताती है कि हमें रिस्क और कंट्रोल्स डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक नेटवर्क कंप्यूटर के. यानी कि जो भी कोई नेटवर्क कंप्यूटर है उसमें क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल्स हैं, दो चीज़ डिटरमाइन करेंगे. यानी एज एन ऑडिटर जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि रिस्क क्या है, रिस्क ज़्यादा हैं कम है, कि नेटवर्क है तो किस लेवल तक नेटवर्कड है, और नेटवर्कड होने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और फिर क्या क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं और क्या क्या कंट्रोल्स लगे होने चाहिए. तो उसी के बेसिस पर हम अपनी ओपिनियन देंगे, क्योंकि आज की डेट में क्या है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स किसी भी कॉमर्शियल इन्वायरमेंट में मिलना बहुत कम चांसेस हैं. मतलब बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक सिंगल कंप्यूटर लगा हुआ है, वो बात अलग है. अदरवाइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी एक सब्सटेंशियल लोग होते हैं तो वहाँ पर एक नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट होता है. तो नेटवर्क इन्वायरमेंट एक ट्रिमेंडस एडवांटेज देता है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देता है. और हम लगाते ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लगाते ही इसलिए कि एफिशिएंसी आए, मैन पावर कम हो, एफिशिएंटली काम हो, रिलायबली काम हो. तो एक नेटवर्किंग क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि रिसोर्सेज शेयर हो और बाकी सारी चीज़ें और भी उसके बेनिफिट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो वनरेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, इंटरनल थ्रेट बढ़ेंगी, एक्सटर्नल थ्रेट बढ़ेंगी. स्टैंड अलोन सिस्टम्स में ये सारी थ्रेट्स नहीं होंगी. तो आपको थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा. यानी जितना बड़ा सिस्टम, जितना अगर मान लिया सपोज माइक्रोसॉफ्ट है, उसका सिस्टम या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका सिस्टम उसके कंट्री में है और बाहर भी है और साथ में इंटरनेट के साथ भी जुड़ा है, लीज लाइन भी है, तो उसमें थ्रेट परसेप्शन अलग होते हैं, उसका थ्रेट एनालिसिस करना पड़ता है और उनके थ्रेट अलग अलग होते जाते हैं. और सिंपल बात यह है कि इंटरनेट जो है ट्रिमेंडस एडवांटेज देता है हमें कम्युनिकेशन में, बात करने में. कम्युनिकेशन की अपनी मैसिव एडवांटेजेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में राजा होते थे, तो राजा में शेरशाह सूरी को बहुत अच्छा राजा क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी. उसने घोड़े रखे थे जो कि बड़ी स्पीड से कम्युनिकेट करते थे. यानी कि अगर मान लिया सपोज एक घोड़ा हर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूर पर एक उसने पोस्ट एस्टेब्लिश किए थे, जहाँ एक कोई भी इंफॉर्मेशन ले जानी होती थी, एक घोड़ा दूसरे घोड़े तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता था. इस तरीके से राज्य के दूसरे एरिया में इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से पहुँचाई जा सकती थी. तो कम्युनिकेशन, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन में क्रांति पैदा की है, लेकिन वहाँ से सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आए. तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि थ्रेट क्या है, रिस्क क्या है जो किसी नेटवर्क इन्वायरमेंट में आते हैं, और कंट्रोल्स और काउंटर मेजर्स क्या हैं. इन थ्रेट्स को या तो हम ख़त्म करें या मिटिगेट करें. मतलब जो भी रिस्क है, मान लिया सपोज एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर रिस्क होगा, तो रिस्क होगा, थ्रेट्स या रिस्क कुछ भी कह सकते हैं, थ्रेट्स होगा या रिस्क होगा. तो
उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा या उसके काउंटर मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। काउंटर मेजर्स आर्मी का वर्ड है, यानी कि अगर सामने ने कुछ हमला किया तो हमें काउंटर मेजर्स कहा जाता है उसको, या कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ताकि कोई वायरस हमारे वहाँ ना आ सके, कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ताकि मिनिमाइज कर सकें रिस्क को, या तो ज़ीरो कर सकें रिस्क को या उसको मिनिमाइज कर सकें। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा कि भाई ज़ीरो रिस्क करने में कितना एनर्जी लगती है, कितनी कॉस्ट लगती है, और मिनिमाइज़ करने में कितनी एनर्जी लगती है। तो भाई बेसिकली हमारा एम क्या है, हमारा एम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल का एम क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल का एम सिंपल है, जो नेटवर्क इन्वायरमेंट है उसमें रिस्क और थ्रेट्स जो भी आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उसके लिए काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करना। जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक काउंटर मेजर है, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, ये सब काउंटर मेजर्स हैं। काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करना और ऐसे रिस्क को कम से कम करना, मिटिगेट किया, पूरी तरह से प्रिवेंट कर दो या मिटिगेट कर दो, दोनों चीज़ें हैं। प्रिवेंट कर दो मतलब रोक दो, मिटिगेट मतलब ख़त्म कर दो, एक लेवल तक कम कर दो, मिटिगेट मतलब एक लेवल तक कम कर दो। इसके बाद हमारी स्टडी में नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। तो अगर बेसिकली अगर नेटवर्क देखा जाए तो दो डिवाइस अगर कनेक्टेड हैं किसी भी मीडियम के द्वारा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिससे कि उन दोनों डिवाइसेस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसे नेटवर्क कहा जा सकता है। यानी दो कंप्यूटर हैं, उनमें एक वायर लगा दो आप और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, ये नेटवर्क स्टार्ट हो गया। तो ये तो सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्क हो गया। यानी कि अगर एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है वो नेटवर्क नहीं है, अगर एक कंप्यूटर के साथ जुड़ गया तो नेटवर्क है। और जहाँ से नेटवर्क होना शुरू हो वहाँ से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में भी देखने के चांसेस हैं। स्टैंड अलोन कंप्यूटर है तो कोई उसमें नहीं जा सकता, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज वायरलेस के थ्रू या किसी के थ्रू वो कंप्यूटर जुड़ जाता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर से, तो नेटवर्क हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एक डिवाइस जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, कई बार उसका नाम सर्वर हम दे देते हैं। उसके बाद एक सिंपलर डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट, और फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल स्टार्ट हो जाता है और फिर नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आजकल की डेट में नेटवर्क बहुत सारे अधिक तरह के नेटवर्क क्लाइंट आ गए हैं, जैसे पीडी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, या सेलफोन्स हैं जो कि सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क क्लाइंट्स आजकल पैदा हो गए हैं। तो बेसिकली नेटवर्क का करैक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी स्टडी ये बोलती है नेटवर्क का करैक्टरिस्टिक्स ये है कि दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक मॉडल है कि नेटवर्क क्या है। अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये हो सकती है कि एक नहीं 2500 कंप्यूटर्स जुड़े हो सकते हैं। एक सिंपलर क्लाइंट डिवाइस अगर यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन कर रहा है पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन से, तो उसमें ये भी हो सकता है कि क्लाइंट में कंसिडरेबल स्टोरेज आ गई, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आ गई, तो नेटवर्क थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया। नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई एक सिंगल क्लाइंट जो है मैनी सर्वर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक क्लाइंट मालूम पड़ा बहुत से सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सर्वर एक क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हों या इंफॉर्मेशन पास हो रही हो और वो कई कंप्यूटर्स के थ्रू पास हो रही हो, लेकिन ऐसा है कि उन कंप्यूटर्स के साथ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं हो, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ ही से इंटरेक्शन हो। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने बताया था कि बहुत टाइप के आपकी टोपोग्राफीज़ हो जाती हैं। नेटवर्क टोपोग्राफीज़ बहुत सारी होती हैं। अब नेटवर्क टोपोग्राफीज़ में कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो ज़रूरी नहीं उसके लिए इंटेंडेड हो। उसके थ्रू उसके साथ अगर कंप्यूटर उसके साथ दूसरा कंप्यूटर जुड़ा है, तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा हो। तो जो एंड यूज़र है उसे पता नहीं होगा, उसे ये नहीं पता होगा भाई कम्युनिकेशन कहाँ से आ रहा है, नहीं सॉरी कम्युनिकेशन कहाँ से होते हुए गया है और किन किन कंप्यूटर के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है। उसके पास एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन उसको मिल रहा है और उसे ये लग रहा है कि एक सिंगल ही कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर आदमी हर एक से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी स्टडी में दी हुए हैं।
तो उसके बाद हमारी स्टडी समराइज करती है नेटवर्क को। वो बोलती है नेटवर्क के कई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहले एनोनिमिटी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो एक पर्टिकुलर वॉइस है। आप कहीं, मैं अगर यहाँ पर इस कमरे में चिल्लाता हूँ और तीसरे कमरे में आप खड़े हों तो आपको पता चल जाएगा मैं चिल्ला रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क जो है ये सारी अपीयरेंसेस, क्लूज, वॉइस, कंटेक्स्ट को निकाल देता है, तो जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें। उसके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल्स, उन्हीं तरीके से कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वैसा नेटवर्क में नहीं होता है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा स्टडी में दिया हुआ है वो एनोनिमिटी। यानी एनोनिमिटी का मतलब कौन सा कम्युनिकेशन कहाँ से आ रहा है, ये अपेरेंटली आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एक आदमी भीड़ में अचानक लीडर खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है और बातें करने लगता है, तो सबको पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है। ये नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क में एनोनिमिटी होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमें किसी को भी रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता है जब तक कि वो प्रोटोकॉल्स हमें रिकॉग्नाइज ना कराएं। दूसरी बात, नेटवर्क में ऑटोमेशन होता है, और ऑटोमेशन इसलिए होता है क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग का मिनिमम ह्यूमन सुपरविजन, ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन सुपरविजन? क्योंकि ऑटोमेटेड चीज़ें प्रिसाइज काम करती है, ह्यूमन बीइंग इम्प्रिसाइजली काम करता है। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग को पैसा देना पड़ता है, कॉस्ट देनी पड़ती है। जो ये जितने भी ऑटोमेशन वर्क हो रहे हैं, ये माना जाता है कि कुछ समय बाद हो सकता है कि रोबोट टेक ओवर कर लेगा, तो नीचे के सारे काम रोबोट्स करने लगेंगे, एग्रीकल्चर, और ये ब्रेक थ्रूज आ गए हैं। क्योंकि अगर 4 आदमियों का काम एक रोबोट्स कर लेगा और उसकी कॉस्ट कम आई है, तो क्योंकि चेन में पैसा किसको देना पड़ता है? आदमी को देना पड़ता है। रोबोट्स को तो पैसा नहीं देना पड़ता है, रोबोट्स को बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो वो उस चेन में अगर हम कॉस्ट घटाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, ऑटोमेशन जो है, किसी भी नेटवर्क में ऑटोमेशन मेन चीज़ है, मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन मेन चीज़ है। और क्या होता है कि जनरली क्या होता है, नेटवर्क में दोनों एंड पॉइंट्स में या इंटरमीडिएट पॉइंट्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मशीन्स के द्वारा हो रहा है। वहाँ मिनिमम ह्यूमन सुपरविजन या मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन है। तो पहली चीज़ थी एनोनिमिटी, दूसरी चीज़ थी ऑटोमेशन, तीसरी चीज़ थी डिस्टेंस। डिस्टेंस आप पता नहीं कर पाएंगे कि क्या डिस्टेंस है। बहुत सारे जो नेटवर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो फिजिकली ऐसा होता है कि नेटवर्क यहाँ से मैंने कम्युनिकेट किया गूगल के लिए, सर्वर के लिए, मुझे नहीं पता कि वो गूगल का सर्वर बगल के कमरे में है या दुनिया के दूसरे छोर में है। तो कम्युनिकेशन में काफ़ी डिस्टेंस होती है, लेकिन स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता है कि आदमी ये पता नहीं कर पाता है कि ये रिमोट साइट है, नियर साइट है, फार साइट है। यानी कि अगर आपके ऑफिस में एक लोकल एरिया नेटवर्क है और वहाँ से आपकी एक कॉमन ड्राइव है और या आप उससे डेटा निकाल रहे हैं, तो हो सकता है, और अगर आपका कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हो सकता है वो डेटा ड्राइव जो है वो इंडिया के बजाय, दिल्ली के बजाय बेंगलोर में हो या बॉम्बे में हो, या हो सकता है वो विश्व के किसी कोने में हो। क्योंकि डिस्टेंस का हमें इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं स्पीड ऑफ लाइट में होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवर्स करती है। तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा, डिस्टेंस आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में लाइट चली जाती है, यानी कम्युनिकेशन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। तो सबसे पहले एनोनिमिटी, दूसरा ऑटोमेशन, तीसरा डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें पता नहीं कर सकते हैं। और बाकी चीज़ है ओपेकनेस। ओपेकनेस का मतलब ये है कि एक तो डिस्टेंस हिडन है, दूसरा आपका जो होस्ट है वो कहाँ पर है आपको पता नहीं, जो रिमोट होस्ट कहा जाता है वो दूसरे कमरे में है या डिफरेंट कंट्री में है, आपको ये पता नहीं। तो यूज़र ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि भाई अगर वो कनेक्टेड है किसी ऑफिस से, स्कूल से, होम से, वेयरहाउस से, और कोई पर्टिकुलर नोड से जो कि कंप्यूटिंग कर रहा है, तो वो नोड्स छोटा है, बड़ा है, पावरफुल है, ये सारी चीज़ें यूज़र नहीं बता सकता है। इनफैक्ट यूज़र ये नहीं बता सकता कि करंट कम्युनिकेशन उसी मशीन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिससे लास्ट टाइम हुआ।
यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने गूगल के सर्वर में आप गए, तो हो सकता है गूगल के कई सर्वर हों, तो किस सर्वर पर आप गए आपको पता ही नहीं, तो ये ओपेकनेस है। तो यानी कि एनोनिमिटी है, अब ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेशन है, आदमी की ज़रूरत खत्म होने लगती है, डिस्टेंस है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस ट्रैवल करते हैं। तो अगर मान लें सपोज मार्स में कोई कल की डेट में सर्वर रख दिया जाए, तब हमें पता चल सकता है। इवन अगर मान लिया सपोज मून में सर्वर रख दिया जाए, तो वहाँ पर लाइट पहुँचने में 1-1.5 सेकंड या 2 सेकंड जो है, मुझे अच्छी ठीक तरह से ध्यान नहीं मून की डिस्टेंस क्या है, तो थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो वहाँ पर भी पता लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर चंद्रमा में एक सर्वर रख दिया जाए, कल की डेट में एक स्पेस स्टेशन वहाँ पर बना दिया जाए और सर्वर रख दिया जाए और वहाँ से कम्युनिकेट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी डिस्टेंस हमें उतनी ज़्यादा पता नहीं चल पाएगी। मार्स में ऑब्वियसली हमें पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्योंकि पृथ्वी में है तो वो डिस्टेंस बहुत कम मायने रखती है, ओपेकनेस होती है। उसके अलावा लास्ट है राउटिंग डाइवर्सिटी। राउटिंग डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटिंग डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि किस रास्ते से कम्युनिकेशन जा रही है, इसका कोई भरोसा नहीं। यानी कि एक अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ गूगल से, तो यहाँ से डेटा पैकेट्स जा रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, स्विचिंग सर्किट्स और पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो पैकेट स्विचिंग होती है, यानी पैकेट्स जाते हैं, वो पैकेट्स किस जगह से राउट हो रहे हों हमें पता नहीं, जहाँ से रास्ता मिलता है वहाँ से चले जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन किस रास्ते से वो जाएंगे हमें पता नहीं। तो ये रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है कि भाई जहाँ से जल्दी रास्ता बना उधर से चल दो। यानी कि अगर मुझे दिल्ली में इंडिया गेट से सपोज मेहरौली जाना है, तो किस रास्ता पकड़ूं पता नहीं। अगर मुझे पता चला जैम है, तो मैं हो सकता है कहीं और के रास्ते से चले जाऊं, रिंग रोड से चले जाऊं, या सीधे IIT गेट से चले जाऊं, सीधे रास्ते से चले जाऊं, ये पता नहीं। तो ये राउटिंग डाइवर्सिटी है। पहुंचूंगा मेहरौली, चलूंगा इंडिया गेट से, एंड पॉइंट्स पता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ डायनेमिक है, तो इसे राउटिंग डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यानी कि पहली बार आपने जिस जगह से पाथ लिया, दूसरी बार लिया, ये पता नहीं कि इनफैक्ट अगर कोई क्वेरी है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, तो उसके अलग अलग पैकेट्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं हमें पता नहीं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं पता नहीं। क्योंकि कहीं पर किसी पाथ पर अगर मान लिया सपोज पहले भी मैं अपने सेशंस में बता चुका हूं कि ये कंप्यूटर इंटरनेट ऐसा बनाया गया है कि 3rd वर्ल्ड वॉर में भी ये चल सके। तो राउटिंग डाइवर्सिटी है इसमें, यानी कि वो पाथ खोजेगा, जैसे पानी अपना रास्ता खोजता है, उसी तरीके से उससे भी बेटर तरीका है इसमें, उसके भी सुपीरियर मेथड्स यूज़ की हुई हैं। तो यानी कि हमारी स्टडी में ये बोला गया है कि कई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेटवर्क की, वो क्या हो सकती है, एनोनिमिटी हो सकती है, ऑटोमेशन होगी, डिस्टेंस, ओपेकनेस, राउटिंग डाइवर्सिटी। बेसिकली ये हमारी स्टडी में दिया हुआ है। इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि बहुत सारे थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी का, और फिर ये बताया कि थ्रेट्स क्या होती हैं, थ्रेट्स के बाद क्या कंट्रोल्स लगने हैं, और उसके बाद कैसे इनका ऑडिट करेंगे। ये इसके बाद हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ के बारे में हमारी स्टडी हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहती है कि बहुत सारे थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ हो सकते हैं, और उससे CIA को खतरा हो सकता है। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, हर जगह CIA। डेटा की CIA हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, हार्डवेयर की हो सकती है, और कैसे भी हो सकता है। एक्सीडेंटल हो सकता है, नॉन एक्सीडेंटल हो सकता है, नॉन मलिशियस हो सकता है, मलिशियस हो सकता है, नॉन मलिशियस ह्यूमन अटैकर हो सकता है, मलिशियस अटैकर हो सकता है। मलिशियस अटैकर यानी जानबूझ के, नॉन मलिशियस ह्यूमन गलती से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थ्रेट्स और वनरेबिलिटी एक सिस्टम में रहती हैं। तो थ्रेट्स और वनरेबिलिटी जो हमारी स्टडी में जिनको अब हम पढ़ेंगे वो जनरली क्या है, एक तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कोई कर सकता है, कम्युनिकेशन सब सिस्टम वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रोटोकॉल का फ्लॉ हो सकता है, इम्पर्सोनेशन हो सकता है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्पूफिंग हो सकता है, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, मैसेज इंटेग्रिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, वेबसाइट को डिफेस किया जा सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड
डिनायल ऑफ अटैक हो सकता है। उसके बाद आजकल कुछ नई टाइप की थ्रेट्स आ रही हैं, जैसे कुकीज़, स्क्रिप्ट्स, एक्टिव या मोबाइल कोड्स हैं, उनसे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे कि थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली हम ये जान लेना है कि थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, उनका एम होता है कि CIA को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। और किसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें? डेटा की, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की। और ये कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, नॉन मैलिशियस हो सकता है या मैलिशियस भी हो सकता है, ह्यूमन अटैकर भी हो सकते हैं, और ऐसा है कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी एक पूरी लिस्ट दी हुई है थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ की, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे इन कंट्रोल्स कैसे आते हैं और फिर आप एक ऑडिटर के रूप में कैसे जाओगे और ऑडिट कैसे करोगे। थैंक्स।